तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस समय चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में वॉर। बेसिकली यहाँ पर जो हमास है वो गाज़ा स्ट्रिप को रूल करता है और यहाँ पर इजराइल ने दबा के बम बरसा रखे हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हमास ने पहले अटैक किया था इजराइल के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पर हमास ने 7 अक्टूबर को सैटरडे के दिन पैराशूट के ज़रिए जो बाउंड्री हुई है उसको तोड़कर यहाँ पर इजराइल में घुस गए। और इजराइल के जो गांव है वहाँ पर घुस के यहाँ पर जो इजराइल के जो सिविलियन है, सिविलियन तो मैं उनको नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल में कानून है कि यहाँ पर हर अडल्ट को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो हमास के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने यहाँ पर कत्लेआम मचा दिया। यहाँ पर लगभग 1300 के आसपास इजरायलियों की जान चली गई है और 200 के लगभग यहाँ पर उनको बंधक बना लिया है गाज़ा ले जाकर। अब देखिए, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे इजराइल है उसने यहाँ पर दबाकर बम बरसाने शुरू कर दिया। पूरा जो गाज़ा स्ट्रिप है उसको पूरा बर्बाद कर दिया और यहाँ पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और लोग यहाँ पर कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं और पूरा जो गाज़ा है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इजराइल है उसने पूरा कंप्लीट ब्लॉकेट लगा रखा है। ना तो वहाँ पर खाना जा रहा है, ना पानी जा रहा है, ना बिजली जा रही है और ना ही कोई इलेक्ट्रिक पानी, मतलब कि कुछ भी सप्लाई किया जा नहीं रहा है, ना ही दवाइयाँ जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो इजराइल है वो कितना ज़्यादा वॉर क्राइम कर रहा है कि एक पूरी की पूरी आबादी को स्टार्व करना, यानी कि वंचित कर देना जो ज़रूरी चीज़ें हैं उससे। तो यहाँ पर जो इजराइल है वो खुलेआम वॉर क्राइम कर रहा है और उसके पीछे यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है वो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बेस की तरह खड़े हैं कि यहाँ पर आपको कुछ हो ही नहीं सकता, आपके अगर कुछ होगा तो हम यहाँ पर आपको झेलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ हो रहा है और यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर बाइडन गए हैं और यहाँ पर बातचीत चल रही है किस तरह से यहाँ पर सिचुएशन को देखा जाए। लेकिन यहाँ पर इस वजह से कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर जो वॉर है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि यहाँ पर जो वॉर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और कई सारे देश इसकी गिरफ्त में आ जाए, और ऐसा लगना पॉसिबल भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर इसी दौरान ही दुनिया वाले तो सारा का सारा इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो वॉर हो रहा है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया में एक ऐसा कांड हो गया है जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भरना पड़ रहा है। और वो ये है कि अडानी का एक कोल स्कैम। आपको तो पता ही होगा कि जो अडानी कंपनी है वो कई सारे सेक्टर में काम करती है और एक सेक्टर है यहाँ पर कोयला का सेक्टर है। ऐसा है कि यहाँ पर एक कार्गो इंडोनेशिया से भरा गया कोयले से, यानी कि कोयला जो है शिप के ज़रिए इंडोनेशिया से आ रहा था। इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा सप्लायर है भारत को कोयले का। तो वहाँ पर एक शिप कार्गो, एक आस्थना कुछ ऐसे ही नाम था, वहाँ से निकल कर चला इंडिया की तरफ और जो यहाँ पर कोल भरा गया वो लगभग $32 प्रति टन के हिसाब से भरा गया। लेकिन जब इंडिया में वो पहुँचा तो यहाँ पर पूरा कहानी चेंज हो गई और ये बदल गया $75-76 प्रति टन के हिसाब से, यानी कि जो उसकी एक्चुअल कीमत थी उससे भी डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर कीमत लगाई गई है जो इंपोर्ट किया गया है। यानी कि इंडोनेशिया से तो खरीदा गया $32 प्रति टन के हिसाब से, लेकिन जब इंडिया आया तो उसकी कीमत हो गई $75 प्रति टन के हिसाब से। यानी कि ये जो कोयला है वो जाएगा तो यहाँ पर जो एनर्जी कंपनियाँ हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं उसके पास, लेकिन अगर यहाँ पर उनको ही महंगा कोयला मिलेगा तो वो किससे चार्ज करेगी, वो नुकसान में तो जाएगी नहीं। तो अल्टीमेटली इसका जो बर्डन है वो आम लोगों के पास जाएगा और यहाँ पर जो आम लोग हैं वो यहाँ पर बिजली की कीमत ज़्यादा चुकाएंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि फ़लस्तीन इजराइल के बीच की जो वॉर चल रही है, इसी बीच यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हो गया है कि लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो फाइनेंशियल टाइम्स से हुई थी और ये जो फाइनेंशियल टाइम अखबार है वो इंग्लैंड का अखबार है, ब्रिटेन का अखबार है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पर कोई सी स्टोरी पब्लिश की जाती है। तो यहाँ पर एक स्टोरी पब्लिश की गई कि किस तरह से यहाँ पर जो अडानी है वो यहाँ पर इंडोनेशिया से तो इतना पैसे में कोयला खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया आते आते उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे डायरेक्टली यहाँ पर कंज्यूमर को तो इफेक्ट नहीं करता है ये, लेकिन ये इनडायरेक्टली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए, सरकार यहाँ पर कोयला खरीदेगी, किससे खरीदेगी, यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों से खरीदेगी क्योंकि ये इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से। तो अगर सरकार यहाँ पर एक्चुअल कीमत से ज़्यादा में कोयला खरीदेगी तो यहाँ पर जो बिजली होगी वो महंगी प्रोड्यूस होगी और जो महंगी प्रोड्यूस होगी तो इसकी पर यूनिट जो कीमत है वो भी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कीमत ज़्यादा लगाई गई है कोयले की। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा जो बियर करेगा ये चीज़ें वो आम कंज्यूमर करेगा, आप और मैं ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा किया गया है और इस चीज़ को लेकर जो अडानी साहब है उन्होंने ये कहा है कि हमने ऐसा कोई भी गलत प्रैक्टिस नहीं की और ये सारे के सारे जो एलिगेशन है वो सारे के सारे बेसलेस है। हम यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं। अब देखिए कितना ट्रांसपेरेंट चीज़ है, ये तो सामने निकल कर आ ही रहा है कि यहाँ पर $32 प्रति टन के हिसाब से कोयला खरीदा जा रहा है इंडोनेशिया से, लेकिन इंडिया आते आते उस बिल में कुछ हेर फेर करके यहाँ पर गलत कंपनियों के साथ, शेल कंपनियों के साथ हेर फेर करके यहाँ पर उसकी कीमत कितनी हो जाती है
$75 प्रति टन, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। आप देखेंगे कि $32 में खरीदा जा रहा है 1 टन कोयला, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा है कितना हो रहा है, लगभग हो रहा है ये $43 प्रति टन के हिसाब से, यानी कि इसकी एक्चुअल कीमत से भी ज़्यादा कीमत पर यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर जो सरकार खरीदेगी, ऐसा तो नहीं है कि जो $75 है उस पर खरीदेगी, जब बल्कि सरकार यहाँ पर $80, $90, $100 प्रति टन के हिसाब से खरीदेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है वो अपना भी कट लेगी, अपना जो प्रॉफिट है वो भी रखेगी, तो उसके बाद ही तो सरकार खरीदेगी ना। लेकिन यहाँ पर ही सारा चीज़ें गड़बड़ हो रही है, और ये सारी की सारी जो गड़बड़ियाँ की गई है वो 2019 से लेकर 2021 तक में परफॉर्म की गई है। और जो जितना भी जो शिपमेंट किया जाता था उसमें प्रति शिपमेंट $70 मिलियन की कमाई अडानी के पास गई है एक्स्ट्रा में, यानी कि जितनी होनी चाहिए थी उससे $70 मिलियन प्रति शिप गई है। अब 2 साल के भीतर, यानी कि 3 साल हो गए, 2019, 2020, 2021, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कोयला यहाँ पर भेजा गया है अडानी के ज़रिए। तो यहाँ पर प्रति शिप अगर $70 मिलियन अगर उसने एक्स्ट्रा कमाए हैं, तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर शिपमेंट हुई होगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर अडानी जी ने कमाया है, वो भी सरकार की मेहरबानी से। और ये गड़बड़ी पता लगाने के लिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने ये देखा है कि जो इंडोनेशिया का जो एक्सपोर्ट रिकॉर्ड है और जो इंडिया का जो इंपोर्ट रिकॉर्ड है वो क्या कहता है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों चीज़ें यहाँ पर चेकआउट की गई तो तब पता चला कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही है, प्राइस में बहुत ज़्यादा घपला किया जा रहा है, और यहाँ पर जो अडानी है वो यहाँ पर दबा के पैसा छाप रहा है। तो यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें ये सारी बातें की गई हैं। और इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उन्होंने यहाँ पर 2016 में ऐसी भी बात की थी कि यहाँ पर जो कुछ ट्रेडर से कोयले के या फिर कोई पावर जनरेटिंग कंपनी है, जैसे कि अडानी साहब है, कोयले के ट्रेडर भी है ये, और जो पावर जनरेटिंग कंपनी है वो भी यहाँ पर ये करते हैं। तो उन्होंने 2016 में ये बात कही थी कि यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो कोयलों को इन्फ्लेशन रेट पर दिखा रही हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। यहाँ पर ये चीज़ जो है सरकारी एजेंसी ने भी नोटिस की थी। तो इसका क्लियर मतलब है कि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो ऐसी गड़बड़ी कर रही है। वैसे आपने तो देखा ही होगा कि जो अडानी कंपनी है, अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से उसकी डिफरेंट कंपनियाँ हैं, तो जो मेन कंपनी है वो अडानी एंटरप्राइजेस ही है। तो जो अडानी एंटरप्राइज की जो टोटल सेल है सारे के सारे बिजनेस को मिलाकर, तो वो टोटल सेल लगभग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लगभग $17 बिलियन के आसपास हो जाती है, जिसमें से जो 72% जो ट्रेडिंग की जाती है वो कोयले की जाती है। यानी कि जो कोयला है वो अडानी के लिए एक सोने की मुर्गी है, यानी कि सबसे मेन जो बिज़नेस है उसका कोयले की ट्रेडिंग है, चाहे वो अपने बिज़नेस के लिए हो, पावर जनरेटिंग कंपनी के लिए, या फिर सरकार को बेचने के उद्देश्य से हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम है अडानी एंटरप्राइजेस का वो कोयले की बिक्री का है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ी की जाए तो यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा अडानी को कि आप यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो भार उठाना पड़ रहा है वो आम लोगों को ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 4 सालों में एक यहाँ पर सर्वे किया गया था, रिपोर्ट आई थी निकल कर कि पिछले 4 सालों में जो बिजली की कीमत है वो 20% से भी ज़्यादा बढ़ी है। अब ये जो क्यों बढ़ी है उसके पीछे ये जो कारण है ना, कोयला इंपोर्ट करना और उसके बाद यहाँ पर महंगे में बेचना, यही हो सकता है। तो यहाँ पर जो मोदी जी है और जो अडानी जी हैं उनकी जुगलबंदी तो आपको पता ही है कि कितनी खास है। कई मौक़ों पर एक साथ देखे जाते हैं और कई बिज़नेस में जो अडानी जी है उनको यहाँ पर बीजेपी पार्टी है वो फेवर भी करती है। तो ये चीज़ें, इसका फ़ायदा तो यहाँ पर ये उठाएंगे ही अपनी दोस्ती यारी का। और कई बार यहाँ पर जो विपक्षी दल है उसको लेकर भी यहाँ पर कई बात यहाँ पर की गई थी। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो राहुल गांधी है उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया है अडानी जी के ऊपर कि यहाँ पर जो अडानी है और जो मोदी जी है वो कंबाइन होकर यहाँ पर लोगों को चूना लगा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और लोगों को धर्म का झुंझुना पकड़ा दिया है कि आप यहाँ पर धर्म का झुंझुना पकड़ो, बल्कि यहाँ पर जो मेवा है वो हम खाएंगे। तो इस तरह की यहाँ पर हरकतें की गई है। और यहाँ पर जो विपक्षी दल है उन्होंने तो इस जुगलबंदी को मोडानी तक नाम दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे जो विपक्षी दल है वो यहाँ पर इन दोनों की जुगलबंदी को मोडानी के नाम से कहते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, सारे के सारे इसी चीज़ को लेकर बात करते हैं। और भारत के लिए जो कोयला है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो जितनी भी भारत की जो बिजली की ज़रूरत होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो फुलफ़िल की जाती है वो कोयले से बनी बिजली से के ज़रिए फुलफ़िल की जाती है। आपने कई सारे जो बिजली घर है वो आपने देखे होंगे, चाहे वो शाहजहाँपुर का हो, रोज़ा पावर प्लांट का नाम सुना होगा, सिंगरौली हो, या एनटीपीसी के कई सारे यहाँ पर जो पावर प्लांट है वो काम करते हैं। और जो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कोयला इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत की जो कोयला प्रोड्यूसिंग की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इतने ज़्यादा जो डिमांड है बिजली की उसको पूरा कर सके। तो यहाँ पर भारत अक्सर ये होता है कि
कई सारे दूसरे देशों से यहाँ पर इंपोर्ट करता है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो खास है वो इंडोनेशिया हो जाता है। इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा सप्लायरों में से एक है। और यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनको भी यहाँ पर लाइसेंस मिला हुआ है कि आप यहाँ पर आप इंपोर्ट करो और उसके बदले में आप हमसे पैसे ले लो और जो भी आपकी कीमत है वो हमें बता दो। अब देखिए यहाँ पर अगर $32 में अगर 1 टन कोयला मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कीमत अगर 75 हो जाए, तो इसमें यहाँ पर जो फ़ायदा है वो किसका है? फ़ायदा तो यहाँ पर अडानी जी का है और जो नुकसान है वो आम लोगों का है, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली इस चीज़ से बिजली महंगी हो रही है और हमें यहाँ पर और ज़्यादा पैसा पेमेंट करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्लियरली लोगों का नुकसान है और इस तरह के जो उद्योगपति है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये सब चीज़ें हो रही है मोदी जी के साथ दोस्ती होने के कारण। आप देख सकते हैं कि हिंडनबर्ग का कितना बड़ा कांड हो गया था कि यहाँ पर जो शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी है उसने यहाँ पर यह आरोप लगाया है कि यहाँ पर गड़बड़ी करती है, ये इतनी सारी चीज़ें करती है, जो गलत चीज़ करती है वो उसके ज़रिए यहाँ पर पैसा कमाती है। और इसके ऊपर यहाँ पर जो संसद भवन में उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला कि यहाँ पर जो विपक्षी दल है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जो बीजेपी है उन्होंने पूरी तरह से अडानी जी को पूरी तरह से बचा कर रखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है इनके ऊपर। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, क्या यहाँ पर जो मोदी जी है वो अडानी को बचा पाते हैं या फिर ये चीज़ सामने निकल कर आती है और जो विपक्षी दल है वो यहाँ पर और ज़्यादा इसको लेकर बात करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।